गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप रुचिपूर्वक अपने अध्ययन के कार्य को कर रहे होंगे। हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ये थर्ड चैप्टर, जिसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लगभग जितने पॉइंट्स थे, हमने सारे पॉइंट्स की स्टडी वीडियोस के माध्यम से कर ली है। अब हम आपसे इस वीडियो में उन सारी वीडियोस में बताई गई जितनी भी बातें हैं, उन सारी बातों को एक छोटे क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने क्या किया, उसे वन लाइनर के रूप में बना रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप अपन पढ़ेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज नंबर 5 में हमने कौन से क्वेश्चंस को शामिल कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्म के वर्तमान साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, मीन्स जो भी साझेदार हैं उन साझेदारों के संबंधों में जब आपस में परिवर्तन हो जा रहा है। परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि लाभ हानि अनुपात पहले कुछ और था, लाभ हानि अनुपात अब कुछ और हो जा रहा है, या किसी नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले रहा है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जा रही है। तो इस तरह से ढेर सारे कारण हैं। उन सारे कारणों के कारण अगर संबंधों में परिवर्तन हो रहा है साझेदारों के, तो वो कहलाता क्या है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया था, वह कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ साझेद पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे साझेदार जिनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण कमी आई हो। मीन्स कोई ऐसा पार्टनर जो पहले जिस अनुपात में लाभ और हानि को लेता था, बाद में इसके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने के कारण कमी आ गई। मीन्स इसका जो ओल्ड रेशियो है वो ज़्यादा था, जबकि न्यू रेशियो है कम है। ठीक है, जितना प्रॉफिट पहले मिलता था, प्रॉफिट अब उससे कम अनुपात में मिलेगा। तो ऐसे साझेदार को हम क्या कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऐसे साझेदार जिनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण कमी आई हो, तो कहलाते हैं त्यागकर्ता। क्या कहलाते हैं? त्यागकर्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। त्यागकर्ता मीन्स ये अपने हिस्से का क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। इसी के जस्ट अपोजिट में दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे साझेदार जिनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वृद्धि मिली हो। मीन्स जिस अनुपात में ये पहले पाते थे और अब नया अनुपात जो है इनको प्रॉफिट देने वाला है। मीन्स अब इनको लाभ पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। मीन्स इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कम है, जबकि इनका जो न्यू रेशियो है वो ज़्यादा है। ऐसे साझेदारों को हम क्या कहेंगे? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता, गेनिंग पार्टनर्स। इंग्लिश में अगर लिखें इसको तो हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है। जैसे आपने व्यक्तिगत खाता पढ़ रखा है, आपने नाम मात्र खाता पढ़ रखा है और वास्तविक खाता। बेसिकली आपने 3 अकाउंट्स पढ़ रखे हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब इन तीनों अकाउंट्स में से रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, आय और व्यय मीन्स जब हम रिवैल्यूएट करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, तो हमें या तो इनकम होती है या तो हमें लॉस होता है। तो ऐसे आइटम्स को हम जिस अकाउंट में दिखाते हैं उसे बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा ये? नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, इसे हम नाम मात्र खाता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद उसके बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पर पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाने वाली सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे आइटम्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, शो कराते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस से रिलेशन बनाता है, इसलिए ये अकाउंट भी मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट्स पर, कि हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होगा। सपोज दैट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो और आपके पास कोई एसेट्स है जिसका रीवैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही। सपोज दैट आपके पास एक लैंड थी, 1 लाख रुपीज़ में आपने लैंड को खरीद रखा था और जब आप रीवैल्यूएट कर रहे हो तो उस लैंड की वैल्यू 1,50,000 हो गई, मीन्स 50,000 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, देखिए जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो इसका परिणाम ये होगा, फर्म को लाभ होगा और उस लाभ को प्राप्त करने वाले कौन होते हैं, साझेदार। तो साझेदारों को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, साझेदारों को लाभ। जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उन ऑप्शंस में मिलेंगे साझेदारों को लाभ। मीन्स अल्टीमेटली ये जो वर्क हो रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा और फर्म को प्रॉफिट होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन के माध्यम से, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिलता है। तो जो रिजल्ट कहलाएगा वो कहलाएगा साझेदारों को लाभ। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, मीन्स लायबिलिटीज पहले आपकी कुछ थी, अब लायबिलिटीज आपकी क्या होंगी, बढ़ गई। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो फर्म के लिए लॉस होगा और फर्म के लिए लॉस होगा तो लॉस भी पार्टनर्स को अल्टीमेटली बेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, साझेदारों को हानि। इसका जो आंसर कहलाएगा साझेदारों को हानि। 8th नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में कमी का परिणाम क्या होगा। देखिए अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है मीन्स हमारे पास कोई एसेट्स जिस वैल्यू की थी जब रीवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मीन्स एक कैपिटल लॉस है, नुकसान हो रहा है, तो नुकसान क्या हुआ, जब फर्म का नुकसान हुआ तो उस नुकसान को अल्टीमेटली पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा, साझेदारों को हानि। साझेदारों को हानि। नेक्स्ट, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी का परिणाम होगा। मींस जो भी लायबिलिटीज हमारी थी, जितना हमें किसी दूसरे व्यक्ति को पे करना था, अब वहां पर डिस्काउंट मिल जा रही है, या और कोई बात है कि हमें अब उससे कम पे करना पड़ेगा। अगर हमें उससे कम पे करना पड़ेगा तो मीन्स क्या है, फर्म का पैसा बचा, फर्म को प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। इसका मतलब क्या होगा, अगर दायित्वों के मूल्य में कमी होगी तो साझेदारों को लाभ होगा। साझेदारों को लाभ, प्रॉफिट टू पार्टनर्स। पुरानी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति के लेखा का परिणाम क्या होगा। सपोज दैट फर्म में कोई ऐसी एसेट्स पड़ी हुई थी जिसे हमने अकाउंट्स में एंटर नहीं कर रखा था। जब फर्म का हम रिकंस्टिट्यूशन करने गए तो रिकंस्टिट्यूशन करने के दौरान हमें पता चला कि हमारी फर्म में एक टाइपराइटर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसी एक मशीनरी है जिसे हमने अकाउंटिंग्स में एंटर कर ही नहीं रखा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो उस एसेट्स को हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग बुक्स में एंटर करेंगे। और जहां पे कोई एसेट्स नहीं थी वहां पे जब एक कोई नई एसेट्स आएगी तो फर्म की एसेट्स में क्या होगी, ग्रोथ होगी, जिसके कारण फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। इसका मतलब अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर साझेदारों को लाभ होगा। साझेदारों को लाभ। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व के लेखा का परिणाम क्या होगा। अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो कि लिखने से छूट गई है, ठीक है ना, तो उन लायबिलिटीज को या ऐसी लायबिलिटी को जब हम फर्म में एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, साझेदारों को हानि होगी।
साझेदारों को हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, तो इसे ट्रांसफर किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या साझेदारों के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते, पूंजी खाते में अथवा चालू खाते में इसके क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में बैलेंस हो चाहे वो लॉस के रूप में बैलेंस हो, दोनों ही बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में, जैसा हमारा करंट कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड हो उस हिसाब से हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ विभाजन अनुपात पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात, मीन्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमने बात ऊपर कर रखी है आपसे कि अगर हम पुराने त्याग अनुपात में से नए त्याग अनुपात को घटाने में सक्षम होते हैं, मीन्स किसी पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात कहलाएगा, त्याग अनुपात। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात, मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अगर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को घटाने में सक्सेसफुल होते हैं, मींस किसी पार्टनर का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ज़्यादा है जबकि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात, प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। और लास्ट क्वेश्चन, साझेदारों में लाभ विभाजन में परिवर्तन पर संचय का विभाजन होता है। मीन्स हमारे कोई पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो रहा है और उस दौरान फर्म में कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई अमाउंट लाभों में से निकाल के भविष्य की आवश्यकताओं है तो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करके रख दिया गया है, तो उस अमाउंट का हम क्या करेंगे, तो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में पुराने लाभान अनुपात में विभाजित कर देंगे। मींस ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, हम डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजन, अनुपात में विभाजन करके साझेदारों के पूंजी खाते अथवा चालू खाते में हस्तांतरण। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपसे सार टाइप के 15 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए नए नहीं हैं, सारी वीडियोस में इन पर विस्तृत तरीके से डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट करके आपसे बात करने का प्रयास कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप में क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है किसी क्वेश्चंस को लेकर, तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। थैंक यू।